अब नंबर ऑफ स्टूडेंट के पास ये डाउट होता है ऑप्शनल एक्सरसाइज तो पेपर में नहीं आती है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि वो पेपर में नहीं आती है। दैट इज जब कभी सीसीएस पैटर्न हुआ करता था आज से 3 या 4 साल पहले, तब वो पेपर में नहीं आती थी। जब से बोर्ड दोबारा से इंट्रोड्यूस हो गया कोर्स के अंदर, तो वो अब हमारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड का पार्ट है। इसलिए हमारे को 3.7 एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज बहुत ढंग से पढ़नी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है उसके। तो स्टार्ट करते हैं विद दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। Begin with the question number first of your NCERT 3.7 optional, जिसका पहला क्वेश्चन लिखा है दो फ्रेंड है एनी एंड बीजू। देयर आर टू स्टूडेंट, दो फ्रेंड्स, दो दोस्त। एक का नाम एनी, दूसरे नाम का बीजू, और दोनों है 3 साल से डिफर। 3 साल से डिफर मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे से 3 साल बड़ा है। पर ये नहीं क्लियर किया कि एनी बड़ा है या बीजू बड़ा है। तो हो सकता है एनी बड़ा हो सकता है बीजू बड़ा हो। फिर आगे लिखा हुआ है एनी के फादर है धर्मा, जिनकी एज एनी से डबल है, और बीजू की सिस्टर है कैटी, और बीजू खुद कैटी से डबल है। और दोनों कैटी और धर्मा की एज में 30 इयर्स का डिफरेंस है। दोनों की एज बतानी है। तो कंटिन्यू विद दिस, मैंने सबसे पहले लिखा लेट द एज ऑफ एनी बी एक्स ईयर। एनी की एज को एक्स ईयर मान लिया, एंड एज ऑफ सेकेंड पर्सन इज बीजू, एज ऑफ बीजू बी वाई ईयर। तो मैंने इन दोनों की एज को एक्स और वाई सपोज कर लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन, अगर हम ध्यान दें तो दिस इज गिवन टू अस कि एनी और बीजू की एज का डिफरेंस है 3 साल। तो x माइनस वाई भी 3 हो सकता है, y माइनस एक्स भी 3 हो सकता है। और ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, मैंने अभी आपके सामने बात रखी थी क्वेश्चन समझाते समय कि इसमें 2 केस बनेंगे। जब एनी बड़ा हो सकता है या फिर बीजू बड़ा हो सकता है। अगर एनी बड़ा है तो x माइनस वाई, बीजू बड़ा है तो y माइनस एक्स, क्योंकि हमारे को इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। फिर आगे बोला हुआ है एनी के फादर है धर्मा, जिनकी एज एनी से डबल है। तो मैंने लिखा देयर सिंस द एज ऑफ धर्मा, कितनी मान लो धर्मा की एज 2x, वाई बिकम 2x हियर बेटा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी मेंशन इन योर क्वेश्चन कि जो धर्मा है उनकी एज एनी से डबल है। तो अगर एनी ऐसा x है तो धर्मा की एज 2x हो गई। एंड एज ऑफ कैटी, अब चेक करो कैटी कौन है। कैटी इज सिस्टर ऑफ बीजू। जो बीजू है वो कैटी से 2 डबल है, तो बीजू इज डबल ऑफ कैटी एज। तो कैटी की एज क्या हो गई, कैटी एज इज हाफ ऑफ द बीजू एज। तो इसकी एज आ गई y/2 ईयर। इज दिस ओके? y बिकम y/2। यहां देखो बीजू की एज कैटी की एज से डबल है, तो कैटी की एज बीजू की एज के जस्ट हाफ होगी। इससे ये आ गई इसकी एज। और सेकेंड इंफॉर्मेशन जो मुझे यहाँ पे पता है क्वेश्चन के अंदर वही है कि कैटी धर्मा की एज 30 साल है। अब नाउ द पॉइंट टू बी रिमेंबर, धर्मा क्योंकि फादर है एनी के, तो ऑफ कोर्स उनकी एज बड़ी होगी एज कंपेयर टू कैटी। तो धर्मा की एज में से कैटी की एज को माइनस कर देता हूं तो वो 30 ईयर आ रहा है। एलसीएम ले लेता हूं और शिफ्टिंग कर देता हूं, तो ये आ गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 16। तो इस तरह से बेटा मुझे मिल गए अपने क्वेश्चन में 3 इक्वेशन। सबसे पहले एनी को x, बीजू को y माना, x माइनस वाई 30 है, y माइनस एक्स 30, दोनों ही पॉसिबल हो सकते थे क्योंकि इट इज नॉट मेंशन इन अवर क्वेश्चन की बड़ा कौन है दोनों में से। फिर धर्मा जो फादर थे एनी के, उसकी एज धर्मा की एज एनी से डबल, और कैटी जो सिस्टर थी बीजू की, जो उसकी जस्ट हाफ एज की थी एज वी डिस्कस्ड। और इस तरह से मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब हमारे को यहाँ पे इस क्वेश्चन को 2 सीन में चलाना पड़ेगा। पहले फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी रह सकती है, वो कंफर्म पॉसिबिलिटी है। तो x माइनस वाई 3, 4x माइनस वाई 60, पहले मैं इसे ही सॉल्व कर लेता हूं, माइनस प्लस माइनस, इट इज 3x इक्वल टू 57। x की एज आ गई 29, और यहां पे मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, 29 उधर भेज के। 29 माइनस वाई इक्वल टू 3, y की एज आ गई बेटा मेरे पास सॉल्व करने पे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आई थिंक 26, और ये आ गया 26। एज स्पेस इज नॉट देयर, तो मैं ऊपर आंसर लिख देता हूं यहाँ पे इसे रब करके। तो क्या कंफर्म हो गया पहले केस से बेटा? पहले केस से ये बात कंफर्म हो गई कि जो एज ऑफ एनी है वो तो आ गई कितने ईयर, 29 ईयर्स, और जो एज ऑफ बीजू है, जो बीजू से 3 साल छोटा है, डिफर कर रही है उसकी एज, तो वो आ गई 26 ईयर।
This is the result we obtain when we simplify first condition with third condition. Now try the result with second condition also. Minus x plus y is 3. मैंने इसे यहाँ लिख दिया और ये ऑलरेडी 4x minus y equal to 63. ये गया 3x equal to 66. x की वैल्यू आ गई बेटा 22. Is this okay? x become 22 और जैसे मैंने x की वैल्यू 22 डाली y की वैल्यू आ जाएगी 25. तो सेकंड सिचुएशन से आंसर आ गया कि जो एज ऑफ एनी है दैट विल बी 22 ईयर एंड द एज ऑफ बीजू इज 25 ईयर. तो बेटा दोनों ही पॉसिबिलिटीज सही रही. पहली पॉसिबिलिटी से आंसर 29 26 आया, दूसरी पॉसिबिलिटी से आंसर 22 25 आया. पहली पॉसिबिलिटी में एनी बड़ा था, बीजू छोटा था. दूसरी पॉसिबिलिटी में एनी छोटा था और बीजू उससे 3 साल बड़ा था. मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, जिसमें हमारे पास फिर से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है. वन से मतलब यहाँ पे दो लोग हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं और पहले ने कहा गिव अ रुपी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू. व्हाट दिस मीन? एक बंदे ने, एक पर्सन ने दूसरे को कहा यार तू मुझे 100 रुपए दे दे, मैं तेरे से दुगना अमीर हो जाऊंगा, यानी कि जो भी तेरी पॉकेट में बचेगा मेरे पास उससे डबल हो जाएगा. दूसरा थोड़ा ज्यादा स्मार्ट था, उसने क्या रिप्लाई करा? इफ यू गिव मी 10 ओनली, तू सिर्फ मुझे 10 रुपए दे दे, I shall be 6 times as rich as you. तो मैं तेरे से 6 गुना ज्यादा रिच हो जाऊंगा. I have become 6 times richer than you. बताना बेटा दोनों के पास कितने कितने रुपए थे. तो क्वेश्चन समझ आ गया? नहीं तो एक बार पढ़ के देखो आराम से. एक ने कहा तू मुझे 100 रुपए दे दे तो मैं तेरे से डबल हो जाऊंगा इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल. तो दूसरे ने रिप्लाई किया तू सिर्फ 10 रुपए दे दे, मैं तेरे से 6 टाइम हो जाऊंगा इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल. तो मैंने माना लेट amount with first friend. पहले दोस्त पे कितने रुपए मान लिए मैंने? रुपीज x. पहले पे x रुपीज थे एंड अमाउंट विद सेकंड फ्रेंड की दूसरे दोस्त पे कितने रुपए थे? लेट्स y रुपीज. तो मैंने माना पहले दोस्त पे x रुपीज है, दूसरे दोस्त पे y रुपीज है. ATG की फुल फॉर्म आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू गिवन. अकॉर्डिंग टू गिवन. पहले की बात रखते हैं. पहले ने कहा तू मुझे 100 रुपए दे, तो क्या करना है? पहले में 100 रुपए जोड़ दो और दूसरे में से 100 रुपए माइनस कर दो, क्योंकि जो लेगा उसमें ऐड हो जाएगा और जो दे देगा उसमें से माइनस हो जाएगा. जैसे मानो तुमने मुझे 100 रुपए दे दिए तो मेरे पास मेरे अमाउंट से 100 रुपए ज्यादा हो गए, तो मेरे को मिल गए x प्लस 100 और तुम्हारी पॉकेट में y में से 100 रुपए कम हो गए, तो कितने रह गए? y माइनस 100. इट्स दिस ओके? तुमने अगर किसी को 100 रुपए दिए तो तुम्हारी पॉकेट में से कम हुए और मेरी पॉकेट में ऐड हुए. तो x प्लस 100 y माइनस 100 एंड अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन मेरे पास जो मनी आ गई है वो तुम्हारी मनी से कितनी हो गई है? डबल हो गई है. दिस इज गिवन टू अस कि ऐसा करने से पहले दोस्त पे दूसरे दोस्त के कंपैरिजन में डबल पैसा हो गया. तो x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, x माइनस 2y इक्वल टू 300 एंड दिस वी ऑब्टेन्ड एज अवर फर्स्ट लीनियर फॉर्म. अब सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं. ये तो फर्स्ट केस था जब पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त से डिमांड की थी. अब सेकंड केस की बात करते हैं जब दूसरा दोस्त पहले दोस्त को रिप्लाई करेगा. तो क्या कह रहा है दूसरा दोस्त? यार तू सिर्फ मुझे 10 रुपए देना. तो y को कितने मिल गए? y प्लस 10. x को कितने देने पड़े? सिर्फ 10 रुपए, x माइनस 10. तो जब दूसरे ने कहा यार तू मुझे 10 रुपए दे, अब मांगो, तुमने मुझे कहते 10 रुपए दे, तो मैंने तुम्हें 10 रुपए दे दिए. तो तुम्हारे पास 10 रुपए ज्यादा हो गए, मेरे पास 10 रुपए कम हो गए और अब आप लोग मुझसे 6 टाइम रिचर हो गए. अब आप लोग मुझसे 6 टाइम ज्यादा रिचर हो गए एज इट इज गिवन कि जिसने 10 रुपए लिए वो देने वाले से 6 टाइम ज्यादा अमीर हो गया. तो मैंने यहां पे लिख दिया 6 टाइम. तो इट इज y प्लस 100 6x माइनस 60. सिंप्लीफाइड प्लीज. मैंने इसे इधर भेजा, उसे इधर भेजा, थोड़ा ध्यान से शिफ्टिंग करना. ये तुम्हारे को दूसरी इक्वेशन मिल गई. नाउ वी नीड टू सॉल्व बोथ ऑफ देम. उम्मीद है समझ आ गया होगा. चलो एक बार फिर देखते हैं. मैंने माना पहले आप दोस्त पे x रुपीज थे, दूसरे दोस्त पे y रुपीज थे. पहली सिचुएशन के हिसाब से पहले दोस्त ने 100 रुपए मांगे तो पहले में 100 ऐड हुए, दूसरे में 100 माइनस हुए और पहले दोस्त का अमाउंट दूसरे दोस्त के अमाउंट से डबल हो गया. सेकंड केस में दूसरे दोस्त ने सिर्फ 10 रुपए मांगे तो दूसरे दोस्त में 10 रुपए ऐड करें, पहले दोस्त के अमाउंट में से 10 रुपए माइनस करें. अब सेकंड फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड के 6 टाइम हो गया एंड दिस तरह से मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई. x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300
6x माइनस वाई इक्वल टू 70। एलिमिनेट करते हैं, वही बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। तो इसे 1 से और इसे 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, 12x माइनस 2y इक्वल टू 140। सिंप्लीफाइड, माइनस प्लस माइनस, ये गया, यहाँ क्या रह गया बेटा माइनस 11x, और यहाँ क्या रह गया माइनस का 440। x की सॉल्व करा तो आंसर कितना आ गया, जस्ट ₹40, कि पहले दोस्त की पॉकेट में सिर्फ 100 रुपए 40 रुपए थे। इसे किसी में भी पुट कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन आपके लिए प्रेफर करी। माइनस 2y की वैल्यू माइनस 340 आ गई और y की वैल्यू आ गई 170 रुपीज। सो बेटा फर्स्ट फ्रेंड पे कितने पैसे आए, तो पहले दोस्त पे जो पैसे निकले वो तो निकले सिर्फ ₹40, और दूसरे दोस्त पे कितने रुपए निकले, दूसरे फ्रेंड पे जो अमाउंट निकला वो निकला ₹170। चेक करना चाहते हो तो चेक करो। इनने से 100 रुपए मांगे थे, 100 रुपए जैसे ही ये देता तो इस पे कितने आ जाते 140, और इस पे कितने रह जाते 70, और 140 70 का डबल होता है। इसने से सिर्फ कितने रुपए मांगे थे 10 रुपए। अगर ये 10 रुपए दे देता तो इस पे रह जाते 30, और इस पे हो जाता है 180, और 30 से 180 में 6 टाइम का डिफरेंस है। दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग अवर एक्यूरेट आंसर। कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अवर अगेन एनसीईआरटी 3.7 ऑप्शनल, जिसमें लिखा एक ट्रेन है जो एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। एक ट्रेन फिक्स डिस्टेंस, सर्टेन मतलब फिक्स डिस्टेंस को कवर कर रही है, लेकिन स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है। समझते हैं ना, यूनिफॉर्म स्पीड, equal distance covered in equal interval of time. If the train would have been 10 km per hour faster, अगर ट्रेन की स्पीड को 10 घंटे पर आवर से ज्यादा कर दिया जाए तो उसको अपने डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे कम लगते हैं। तो हाईलाइट करनी है चीजें आपको। स्पीड को जंप कराया, टाइम 2 घंटे कम लगे, अपने शेड्यूल टाइम से 2 घंटे पहले पहुंच जाएगी। और अगर ट्रेन को 10 किलोमीटर पर आवर से स्लोअर कर दिया तो उसको अब 3 घंटे ज्यादा लग जाएंगे। तो देयर आर 2 सिचुएशन इन अ क्वेश्चन। पहले स्पीड को 10 ज्यादा किया, टाइम 2 घंटे कम लगा, फिर स्पीड को 10 कम किया, टाइम 3 घंटे ज्यादा लग गया। दिस इज द गिवन सिचुएशन। डिस्टेंस वही है फिक्स, एक जगह से दूसरी जगह जो सर्टेन डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है, उसी की बात चल रही है। कैसे कंटिन्यू करें, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने लेट मान लिया कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो तो रहेगी मेरे पास x किलोमीटर पर आवर, विच इज फिक्स्ड हियर यूनिफॉर्म स्पीड होने की वजह से, एंड जो टाइम टेकन बाय द ट्रेन होगा वो रहेगा y/r। एंड दिस इज फर्स्ट टाइम इन आवर क्वेश्चन जहां पे मैंने x और y वो नहीं माना जो मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे तो डिस्टेंस निकालना है, लेकिन मैंने माना क्या है स्पीड और टाइम को x और y, क्योंकि मेरी कंडीशन स्पीड और टाइम पे डिपेंड कर रही है। इससे मुझे मानना पड़ा स्पीड को x, टाइम को y। और व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर इट बेटा, तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला याद किया था प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में भी, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा दैट इज इक्वल टू x इनटू y। तो इस तरह से मेरे पास मेरे क्वेश्चन की बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई कि स्पीड मानो x, टाइम मानो y और डिस्टेंस मानो xy। फर्स्ट केस क्या कहते हैं कि डिस्टेंस तो वही रहेगा जो उस ट्रेन ने कवर करना है, लेकिन देयर इज अ चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन टाइम। तो मैंने लिख दिया स्पीड 1 इनटू टाइम 1। नाउ व्हाट इज द स्पीड 1, तो डिस्टेंस तो xy है बेटा अब भी, क्योंकि इट इज ऑलरेडी मेंशन सर्टेन डिस्टेंस है। ट्रेन की स्पीड को ज्यादा कर रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, ट्रेन की स्पीड को कम कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर उसे मेरठ से दिल्ली जाना है तो डिस्टेंस फिर भी उतना ही रहेगा, चाहे ट्रेन तेज भगा लो चाहे आप ट्रेन धीरे भगा लो। तो डिस्टेंस तो अभी भी क्या रहेगा xy, लेकिन पहली स्पीड कितनी है स्पीड प्लस 10, तो यानी कि इट बिकम x प्लस 10। और पहला टाइम कितना है बेटा 2 घंटे कम, y माइनस 2। यू हैव टू थिंक दिस वेरी केयरफुली। जो ये डिस्टेंस है xy, स्पीड x प्लस 10, टाइम y माइनस 2। y बेटा क्योंकि स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर तेज करा, टाइम ने 2 घंटे कम लिए। नाउ मेक इट सिंपल दिस बाय मल्टीप्लाई इट केयरफुली। ये मैंने आराम से मल्टीप्लाई करना शुरू किया, ये कट गया, इधर शिफ्ट करा, 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20। आप सब देख रहे हैं दे आर कॉमनली डिवाइडेड विद 2, तो 2 से डिवाइड कर लो, आसान पड़ेगा आपके लिए आगे जाके। x माइनस 5y माइनस 10 एंड दिस बिकम आवर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट केस। दोबारा सुनता हूं, देखते हैं हम लोग। ट्रेन ने स्पीड ली x, ट्रेन का टाइम निकला y और डिस्टेंस आ गया xy।
अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस तो तब भी सेम ही रहेगा चाहे मैं स्पीड और टाइम को कितना भी मैनिपुलेट कर लूं, तो डिस्टेंस तो x y रहेगा, लेकिन स्पीड बिकम x + 10 एंड टाइम बिकम y - 2 बिकॉज ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। यहाँ लिखा हुआ है, हमने 1 बाय 1 मार्क आउट की तीन चीजों को मार्क कर लिया था कि स्पीड जब बढ़ेगी तो टाइम 2 घंटे कम लगेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की, जो मुझे उम्मीद है आप लोग खुद ही टैकल कर लोगे। पहले सेकंड सिचुएशन में फिर से डिस्टेंस इक्वल टू s2 into t2 होगा। y बेटा s2 into t2, स्पीड सेकंड, टाइम सेकंड। तो डिस्टेंस तो अब भी x y है, लेकिन इस बार स्पीड में क्या चेंज आया, x - 10, और टाइम में क्या चेंज आया, y + 3। सिंप्लीफाई इट नाउ, x y 3x 10y - 30। उम्मीद है तुम्हें ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने आते हैं। वी अरेंज इट, तो ये बेटा सॉल्व होने के बाद सेकंड सिचुएशन मिल गई। आफ्टर हैविंग बोथ ऑफ द सिचुएशंस वी नीड टू सिंप्लीफाई देम वेरी केयरफुली। अब मैं इन्हें सॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने इन्हें सॉल्व करा। देखो बेटा 2 से डिवाइड करने से बेनिफिट नहीं मिला, यहाँ पे भी 10 तो यहाँ 5 आ गया, तो हम इसके एलिमिनेशन चलो करते हैं। x - 5y - 10, 3x - 10y 30। तो मैंने अब इसे 3 से इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने ये 2 से नहीं डिवाइड किया होता तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। स्टिल कोई बात नहीं, हमने कर दिया था तो हम ऐसे ही कर रहे हैं कंटिन्यू से। देखो तो ऊपर तो आ गया 3x - 15y = -50। 3 से मल्टीप्लाई किया ना तो बेटा ये -30 आएगा आई थिंक, ठीक है ना। 3 into x, 5 into 3 and 3 into 10, और here 3x - 10y = 30। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये गया, ये माइनस का 5y आया, ये माइनस का 60 आया, y की वैल्यू 12 आ गई, ये टाइम आ गया, 12 आवर्स लगे उसे। अब इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। होप सो मैंने यहाँ पुट कर ली। x - 5 into 12 = -10, x = -10 + 60, तो वे आई थिंक x बिकम 50। तो ये ट्रेन की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। बट इन अवर क्वेश्चन ना तो मुझसे स्पीड पूछी है, ना ही मुझसे टाइम पूछा है, मुझे तो डिस्टेंस निकालना है, तो मैं डिस्टेंस निकालता हूं। लेकिन अगर बाई चांस पूछा होता टाइम, तो आप लिख देते टाइम आ रहा है 12 आवर्स। पूछी होती स्पीड तो आप लिख देते 50 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है डिस्टेंस, जो होता है XY, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, डिस्टेंस इज XY, तो वो आएगा बेटा 600 किलोमीटर। तो एक बार फिर से देखो, अच्छा सा क्वेश्चन था ये। ट्रेन की स्पीड को x और टाइम को y माना, डिस्टेंस आ गया xy। डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, जो मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया था। फिर फर्स्ट कंडीशन को चेंज मारा, क्या थी फर्स्ट कंडीशन, डिस्टेंस में 10 बढ़ाओ, स्पीड में 10 इंक्रीज करो, टाइम में 2 डिक्रीज करो, तब भी डिस्टेंस वही रहेगा और वी गेट फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में टाइम डिस्टेंस में 10 कम करो और टाइम में 3 ज्यादा करो, वी आर गेटिंग सेकंड सिचुएशन। देन व्हाट वी नीड टू डू, जैसे दो इक्वेशन आ गई, हमने इसे कोएफिशिएंट बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, x और y की वैल्यू आ गई, विद द हेल्प ऑफ x एंड y वी फाइंड आउट इट्स डिस्टेंस, जो आ गया 600 किलोमीटर। मूव टू फोर्थ क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी, जिसमें लिखा है द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज। जैसे आप बच्चों को क्लास में एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, ऐसे यहाँ पे हम रोज बना रहे हैं अलग अलग। If 3 students are extra in a row, there would be 1 less row। अगर हम सब रो में एक एक बच्चा 3 बच्चे ज्यादा कर दे, हर रो में 3 बच्चे ज्यादा कर दे, तो कितनी रोज कम होगी, 3 स्टूडेंट ज्यादा, तो रो कम हो गई 1। इज दिस क्लियर? अगर हर रो में 3 बच्चे ज्यादा कर दे, एस मीन स्टूडेंट 3 ज्यादा कर दे, तो रो 1 कम हो जाएगी। अगर 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, कि हर रो में से 3 बच्चे कम कर दे, तो इस बार 2 रो ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को आइडिया ले रहे हैं, तो इट इज वेरी सिमिलर लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने स्पीड एंड टाइम का भी किया था अभी। तो देखो आप कैसे करना है इसमें। लेट नंबर ऑफ रोज बी x, हमने माना x रोज है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बी, हमने मान लिया कि हर रो में कितने बच्चे होंगे, y। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज xy। y बेटा xy। मान लीजिए वी हैव 5 रोज और हर रो में 10 बच्चे हैं, तो 5 रो लगा दी टीचर ने तुम्हारी, हर रो में 10 बच्चे बिठा दिए, तो कितने हो गए हमारे पास स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है ना। 5 रोज, हर रो में 10 बच्चे। ऐसे मैंने माना x रोज और हर रो में y बच्चे, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, x into y। फर्स्ट केस को फॉलो करते हैं।
फर्स्ट केस कहता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक्स वाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स वाई रहेंगे, लेकिन अब रो में कितना चेंज आया, रो में तो 3 ज्यादा कर दिए, सॉरी एक बार फिर से करेक्ट करते हैं, रोज कितनी हो गई, रो में तो 1 कम हो गया, जबकि हर बच्चे की वैल्यू 3 ज्यादा हो गई। इज दिस क्लियर? नंबर ऑफ स्टूडेंट तब भी एक्स वाई रहेंगे, लेकिन रो का नंबर 1 कम होगा, बच्चों में हर रो में 3 बच्चे ज्यादा होंगे। तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3, गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन, दिस इज द वैल्यू। एक बार मैं बहुत आराम से दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, कोई मिस कॉम्प्लिकेशन ना रह जाए हमारे बीच में इस क्वेश्चन के अंदर। इट इज गिवन दैट बच्चे जो स्कूल के क्लास के बच्चे थे उन्हें एक लाइन में खड़ा करा जा रहा है, कुछ लाइंस में खड़ा किया जा रहा है, कुछ रोज में खड़ा किया जा रहा है। अगर हम हर रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दें, हर रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दें तो एक रो कम हो जाएगी। ऑन दी अदर एंड अगर हर रो में 3 बच्चे कम कर दे तो 2 रो एक्स्ट्रा हो जाएगी। आपको बताना है उस क्लास में कितने बच्चे हैं। तो मैंने माना रो x है, हर रो में बच्चे y है, टोटल बच्चे x y है। आर यू गेटिंग व्हाई इट इज x y? हमने मल्टीप्लाई क्यों किया पता चला? मैंने एग्जांपल दिया था, मान लीजिए 5 रो है और हर रो में 10-10 बच्चे हैं, तो कितने हुए बच्चे? 5 × 10 इट बिकम 50। जैसे देख लो, मान लो ये 5 रोज है और हर एक में 3-3 बच्चे दिख रहे हैं आपको, तो ये कितने बच्चे हो गए? 15। तो 3 × 5, तो ऐसे बेटा x × y xy हो गया। अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन ये जो टोटल बच्चे हैं वो तब भी x × y रहेंगे जब मैं रो का नंबर 1 कम कर दूंगा, बच्चों का काउंट 3 ज्यादा कर दूंगा पर रो में। तो इस तरह से मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। कोशिश करो आप दूसरी खुद बना पाओ। टोटल नंबर ऑफ बच्चे अब भी x y रहेंगे, लेकिन सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन रो कितनी ज्यादा कर दूंगा? 2। तो रो ज्यादा करने का मतलब हो गया x + 2, और बच्चे कितने कम कर दूंगा मैं हर रो में से? 3। तो ये आ गया y - 3। Go for the simplification again. xy 3x 2y - 6. xy से xy कट गया, when you shifting it, we are getting another useful equation. After having both of the equation, इनका रोल खत्म हुआ था, उन्हें रब कर दिया, ये 2 रिजल्ट्स आ रहे हैं। Solve them simultaneously. सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन लिखी मैंने 3x - y 3, दूसरी इक्वेशन लिखी 3x - 2y - 6। एज क्लियर, ऑप्शन पहले से सेम है। साइन ऑफ सबट्रैक्शन किया, साइन चेंज मारे, y बिकम 9, y 9 आ गया। y की वैल्यू 9 को हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया है। 3x - 9 = 3, 3x = 12, x की वैल्यू 4 आ गई। और वैसे ही x और y आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हुई है क्लास की, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? x × y 4 × 9, इट मींस इन दैट क्लास देयर आर 36 स्टूडेंट। तो एक बार देख लेते हैं, नंबर ऑफ रो x, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो y एंड टोटल काउंट बिकम xy। फर्स्ट सिचुएशन कहती है रो में 1 कम करो, बच्चों को 3 ज्यादा करो पर रो में, तो भी रहेंगे टोटल बच्चे xy एंड गेट अ फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड सिचुएशन कहती है रो को 2 ज्यादा करो, लेकिन बच्चों के काउंट को 3 कम कर दो पर रो में, फिर भी रहेंगे बच्चे xy। वी गेट सेकंड सिचुएशन। आफ्टर हैविंग बोथ ऑफ दिस सिचुएशंस, गो फॉर द वैल्यू ऑफ x and y, and with the help of x and y we find out the total number of student. Continue the question number 5 of exercise 3.7 of our NCERT only, जिसमें लिखा है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये रिलेशन है तीनों एंगल के बीच में और आपको उन तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है। द मेन थिंग इज दैट, द मेन पॉइंट इज दैट कि जब 3 एंगल दे रखे हैं लेकिन हम तो सिर्फ 2 ही एंगल सपोज कर सकते हैं, तो मैंने लेट करा एंगल AB x डिग्री और एंगल BB y डिग्री। मैंने A और B को x और y डिग्री सपोज कर लिया। According to information, angle C is 3 times of angle B। आपके लिए गिवन है, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो क्वेश्चन में, तो ये लिखा हुआ है ऐसा, एंगल C = एंगल 3B। तो एंगल C की वैल्यू आ गई बेटा 3y डिग्री, क्योंकि एंगल C जो है वो B से 3 टाइम्स है। सेकेंड इंफॉर्मेशन दे रखी है हमारे को 3B = double of A + B। This is the another information we have in our list। So for the value this, we need to write this as 3y = double of x + y। 3y = 2x + 2y। So y = 2x। This is the relation between x and y। Are you getting this? मैंने 3b = 2 times a + b दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, वहां से कॉपी करी, बहुत इजीली आपको भी शायद दिख गया होगा। ये वो दैट इंफॉर्मेशन जो मैंने यहां से कॉपी करी है। तो अभी हम लोगों ने देखा y = 3x आ गया, उससे पहले c = 3y था, पर अभी भी बेटा मेरे को दूसरी कंडीशन नहीं आई। उसके लिए मुझे पता है कि इन ट्रायंगल ABC
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है और इसे बोलते हैं हम सब एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस इज व्हाट वी हैव, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए? तो एंगल ए की जगह हमने x माना था, एंगल बी को y माना था और एंगल सी को 3y निकाला था इस रिलेशन में, एंगल सी इक्वल टू 3y। तो वी आर गेटिंग अनदर रिलेशन इन अवर क्वेश्चन, जो आ गई मेरे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन। तो ये बेटा फर्स्ट हो गई और ये रिलेशन मेरे पास सेकंड हो गई। हमने देखा फर्स्ट से सब्स्टिट्यूशन का मेथड वर्क कर रहा है, तो वी रिप्लेस y विद, y को क्या रिप्लेस कर रहा हूं मैं, 2x 180। सॉल्व करना 9x 180, तो x ऑफ द क्वेश्चन इज जस्ट 20। तो जैसे बेटा x आ गया हम y निकाल लेते हैं, y ऑफ द क्वेश्चन इज डबल ऑफ x, तो इट बिकम 40। सो एंगल ए जो x था वो तो 20 डिग्री हो गया, एंगल बी जो y था वो 40 डिग्री हो गया और एंगल सी जो 3y था वो 120 डिग्री हो गया। इस तरह से मैंने अपने ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को वन बाय वन फाइंड आउट कर दिया। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 6, जो बेटा ग्राफिकल अप्रोच है, ग्राफ बनाना है मुझे इस क्वेश्चन का और मेरे पास पहली इक्वेशन है 5x - y = 5। तो मैंने आपको सिखाया था टेबल वैल्यू निकालते हैं इसकी, और बेस्ट वे होता है कि आप अगर ओरिजिन यूज कर सको, 0 0 यूज कर सको। तो x के यहाँ पे मैंने 0 डाला तो y -5 आ गया और y की जगह पे 0 डाला तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो वी आर गेटिंग फर्स्ट टेबल रिजल्ट 3x - y = 3। फिर से मैं, वैसे तो आप बेटा तीन वैल्यूज भी निकाल सकते हो सब्स्टिट्यूट करके या सिंप्लीफाई करके, मैं थोड़ा ड्रैग कर रहा हूं जल्दी से आपके लिए। x को 0 डाला तो ये y फिर से -3 आ गया, y को 0 डाला तो x की वैल्यू 1 आ गई। With the help of these values, student, we need to try our graph on a Cartesian plane। तो आप ग्राफ पेपर का प्रॉपर यूज करना, एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे आपको उसमें। ये आ रहा है 0 1 2 3 4 5, सिमिलरली सेम हियर एंड सिमिलरली सेम हियर। बस आपको याद रखना है कहां पे पॉजिटिव एक्सिस है और कहां पे नेगेटिव एक्सिस है, y की और x की। तो पहली लाइन को अगर मैं प्लॉट करूं तो x की वैल्यू 0 पे -5 कहीं यहां होगा और 1 0 कहीं यहां आएगा हमारे पास। थोड़ा सा मैं स्पेस ज्यादा ले लेता हूं, तो ये बन गया मेरे पास पहली लाइन। सपोज दिस इज 1 और इस लाइन के लिए मैंने लिख दिया दिस इज 5x - y = 5। देन बेटा दूसरी लाइन है 0 - 3, वो कहीं ये रही और 1 0 यही रहेगा, तो ये आ गई बेटा मेरे पास दूसरी लाइन और इसकी इक्वेशन है मेरे पास 3x - y = 3। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। उस ट्रायंगल के वर्टेक्स निकालो जो इन दोनों लाइनों ने y एक्सिस के साथ बनाया है। तो देखो इन दोनों लाइनों ने y एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनाया है वो ये बन रहा है। दिस इज द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस टू लाइन विद y axis। तो होप सो यू आर गेटिंग द शेडिंग पोर्शन। तो दिस बिकम a, दिस बिकम b एंड दिस बिकम c। और क्योंकि मुझे इसके वर्टिसेस बताने हैं तो a का वर्टेक्स आप देखो, इट इज अ वर्टेक्स ऑन y एक्सिस, तो 0 - 5। b का वर्टेक्स इज आल्सो y एक्सिस, 0 - 3। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द वर्टेक्स ऑफ c, तो वो ये आ रहा है और दैट इज 1, 0। तो देखिए कितना इजी निकला क्वेश्चन। बस पॉइंट टू रिमेंबर है, मैंने इस बार 2 कोऑर्डिनेट यूज किया है, आप चाहो तो 3 कोऑर्डिनेट्स भी यूज कर सकते हो, वही शिफ्टिंग करके ग्राफ एक्यूरेटली यही बनेगा। तो जब भी बेटा x और y की वैल्यू 0 डालने पे फिक्स वैल्यूज मिल जाए, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज मिल जाए, इंटीजर वैल्यूज मिल जाए, 2 ही वैल्यू निकाला करो, आपका ग्राफ जल्दी बनेगा।